हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर धारिता। धारिता मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता, किसी चीज़ को संग्रहित करने की क्षमता। यहाँ पर क्या संग्रहण होगा? यहाँ पर ऊर्जा का संग्रहण होगा, यहाँ पर ऊर्जा का संग्रहण होता है। अब आप देखिए कि सर आपने कई बार नाम सुने होंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ इस बारे में मेरी बात ध्यान से सुने। आपने संधारित्र का नाम सुना होगा। संधारित्र, कैपेसिटर जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। ये टीवी में भी लगता है, ये मोबाइल में भी लगता है, ये कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में काम में आता है। तो ये संधारित्र वहाँ पर क्या काम करता है? ये वहाँ पर भी ऊर्जा को संग्रहित करता है, और जब अचानक से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो यह अपनी ऊर्जा तुरंत से दे देता है। ठीक है, तो अब संधारित्र के अंदर ऊर्जा कितनी स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है? ऊर्जा को संग्रहण करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। किसके फॉर्म में? विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो देखो यहाँ बात करते हैं, संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। तो सीधी सी बात है, हमें ऊर्जा का संग्रहण चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हमें यहाँ पर आवेश से मिलेगी। जब ऊर्जा आवेश से मिलेगी हमें, तो उसका संग्रहण हमें चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विलगित निकाय की धारिता के बारे में बात करते हैं। धारिता कैसे निकालते हैं? ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, हल्की सी, आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसे कोई एक जनरल बॉडी है, ठीक, इसको आपने एक आवेश दिया Q। कितना आवेश दिया? Q। तो Q आवेश बॉडी के ऊपर पूरा फैल गया। ठीक है, इस तरह से इस बॉडी के ऊपर ये आवेश फैल जाएगा। जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा इस बॉडी के ऊपर विभव उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है यहाँ पर? V है आपका विभव। ओके, जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विभव भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपने यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज दिया टोटल, तो उसके प्रोपोर्शनल कितना हो गया? ये V हो गया। तो अब आप देखिए वो ध्यान से, यहीं से आपकी धारिता आ जाएगी। Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। अब आप देखिए प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो Q इजिकल टू हो जाता है CV। कितना हो जाता है? Q इजिकल टू CV। तो C बराबर कितना हो गया आपका? Q बाय V। ठीक है, तो C क्या है यहाँ पर? C ही आपकी क्या है बेटा? धारिता, जिसे बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कैपेसिटेंस बोलते हैं। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। धारिता ज़्यादा हो जाएगी, धारिता कम कब होगी, ये सब बातें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। तो यही C जो है आपका कैपेसिटेंस कहलाता है, धारिता कहलाती है। और ये किसके बराबर होता है? Q बाई V। यदि Q पता है आपको और V पता है आपको, तो आप धारिता का मान निकाल लेंगे। यदि Q पता है आपको, V पता है, तो आप धारिता का मान निकाल लेंगे। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। यदि Q नियत है और आप V को क्या कर दो? घटा दो, तो C क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस फंडामेंटल को काम में लेंगे कि Q को नियत रखते हुए V को घटाएंगे तो C क्या हो जाएगी? आपकी धारिता बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं आप। अब जैसे धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी? धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी? धारिता की परिभाषा बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात। Q बराबर कितना आया था अभी? Q बाय V आया था, यही आया था। यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ा दें तो उसके ऊपर जितना चार्ज आएगा
वह उसकी धारिता के बराबर हो जाएगा। मतलब V बराबर यदि मैं 1 वोल्ट कर दूं तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अर्थात यदि किसी चालक का विभव एक वोल्ट से बढ़ा दें तो इस पर धारिता का मान उत्पन्न आवेश के बराबर होता है। ये धारिता का मान आ जाएगा धारिता का मान। अब देखिए आप, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट मतलब इकाई। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी C बराबर Q/V, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट या CV, ठीक है। और एक और बोलते हो फेरड, क्या बोलते हैं इसको, फेरड, ये याद रखना। तो C की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, फेरड हो जाती है। डायमेंशन आप निकाल सकते हो आराम से, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे ये आपका काम है। अब बहुत सी बार जैसे लिखा होता है C बराबर 10 माइक्रो फेरड, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होता है 10 × 10⁻⁻6 फेरड। और बहुत सी बार लिखा होता है 10 पिको फेरड, इसका मतलब होता है C = 10 × 10⁻12 फेरड। डन एकदम से, ये इसका आंसर होता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ा दें तो इस पर धारिता का मान उत्पन्न आवेश के बराबर होता है, यूनिट इकाई होगी इसकी। ये हर चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाती है। किसी चालक गोलीय कोश की धारिता, क्या किसी चालक की धारिता भी कह सकते हो आप, कैसे निकालेंगे, यह आपका कोई चालक, आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज, रेडियस कितनी है, R। अब इस आवेश की वजह से जो ऊर्जा है वो आपकी अनंत तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, वो अनंत तक फैली हुई है। ये ऊर्जा कहाँ तक फैली हुई है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, फैली हुई है ऊर्जा इनफाइनाइट। जितना ज़्यादा ये आवेश धारण करेगा उतनी ज़्यादा ये ऊर्जा होती चली जाएगी और उतना ज़्यादा इस पर आवेश हो जाएगा। तो अपन जानते हैं इस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा। यदि चार्ज इसके ऊपर आपने Q दे दिया, कितना दे दिया, Q, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। अब जानते हो आप Q बराबर CV और V बराबर कितना हो गया, Q/C। तो इसको आपने यहाँ रख दिया तो कितना हो गया, Q/C बराबर KQ/R। Q से Q चला जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सोल्व किया, ये आ गया। तो C = R/K, तो C बराबर कितना हो गया, K की वैल्यू 4πε0 R। ये आई आपकी किसी विलगित निकाय की, किसी चालक गोलीय कोश की धारिता 4πε0 R। R क्या है बेटा, उसकी रेडियस, R क्या है, उसकी त्रिज्या है। ε0 जानते ही हो आप लोग, ठीक है, निर्वात में परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और यदि माध्यम हो तो क्या आ जाएगा, εr भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगी, निर्वात में। तो ये C कहाँ पर आ गई बेटा आपकी, निर्वात। अब आप देख सकते हैं कि जो धारिता जो आई है ये किस पर निर्भर कर रही है। यहाँ ध्यान से देखो आप कि यह धारिता किस पर निर्भर कर रही है। ये धारिता केवल और केवल, ये धारिता केवल और केवल निर्भर कर रही है आपके माध्यम पर निर्भर कर रही है तथा उसकी रेडियस के ऊपर निर्भर कर रही है।
मतलब यह आवेश और पोटेंशियल पर निर्भर नहीं कर रही, क्यू कितना ही दे दो वी कितना ही बढ़ जाए उसके ऊपर निर्भर नहीं करती धारिता। धारिता किस पर निर्भर करती है? 4πε0r, मतलब माध्यम की प्रकृति पर तथा उसकी डायमेंशन पर, उसके विन्यास पर निर्भर करती है। अब कई बच्चे मुझे अभी यहाँ तुरंत बोले कैसे निर्भर नहीं करती सर? अभी तो फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों ने, आपने लिखाया था सर क्यू C बराबर Q/V होता है सर, है ना। अब देखो होता तो है, लेकिन अगर Q बढ़ा तो V भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ेंगे तो आप देखो C क्या हो जाएगा बेटा? नियत हो जाता है। C क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। तो अर्थात जो धारिता है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर एकदम से बात? आगे बढ़ते हैं, ये लिखा दूंगा मैं अभी आपको। तो आपकी जो निर्वात में धारिता आई वो कितनी आई बताओ? निर्वात में जो धारिता आई वो आई 4πε0r। और यदि माध्यम में होता तो माध्यम में आपकी धारिता कितनी आती बताओ? 4πε0 r। इनको डिवाइड कर दो तो C माध्यम अपॉन C निर्वात एक इसके बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, R से R कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपका कई जगह पर कई सारे क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आता है। लेकिन अभी आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो ऊर्जा है वो अनंत तक फैली हुई है, वो आपके काम की नहीं है, वो आपके काम की नहीं है। जैसे मान लो घर पर एक गिलास में आपका दूध रखा हुआ है, उस दूध को आप पी सकते हैं, लेकिन यदि उस दूध को आप नीचे फैला दें तो आप उस दूध को वो आपके काम का नहीं रहता है ना। वो पूरा फैल गया है, अब वो आपके काम का नहीं। तो फैली हुई ऊर्जा आपके काम की नहीं है। आपके काम की ऊर्जा कौन सी है? जो एकत्रित हो जाती है, आप उसे काम में आसानी से ले सकते हो। तो वही काम यहाँ पर हमें करना है कि अब हम देखेंगे कि ऊर्जा को कैसे इनफाइनाइट से फाइनाइट की तरफ लेके आएँ और उसको एकत्रित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। धारिता निर्भर करती है। अब देखिए आप धारिता किस किस बात पर निर्भर करती है, ठीक है। अभी आपने देखा पहली चीज कि यह आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है। यह आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है। दूसरा, यह चालक के विन्यास या आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। अभी आपने देखा था कि जो क्या आया था यहाँ पर C = 4πε0r, C = 4πε0r। तो ये चालक का विन्यास या आकार और ये माध्यम पर निर्भर करती है। तथा ये एक बात पर और निर्भर करती है, तथा यदि चालक के पास कोई अन्य चालक रखा हो तो उस पर भी निर्भर करती है। कैसे? उसकी वजह से विभव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। जैसे आपने देखा C = Q/V। मैंने कहा ना, यदि Q को नियत रखते हुए यदि आप V को कम कर दो तो आपका C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यदि किसी चालक के पास कोई अन्य चालक रखा हुआ होता है तो उसका विभव कम हो जाता है। कैसे? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो ये एक Q चार्ज दिया हुआ है प्लस Q चार्ज, इसका आवेश V है। यदि यहाँ पर एक आपने अन्य चार्ज रख दिया और उसको अर्थिंग कर दिया तो हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा।
तो इसकी वजह से इसका विभव क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर इसका विभव पॉजिटिव है, इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ विभव क्या जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव घट जाएगा। विभव घटने से सी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका विभव कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका विभव था प्लस के क्यू बाई आर, और इसके विभव में से कुछ इसका यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा माइनस का विभव, वो इसके विभव कुछ कम कर देगा, तो इसका विभव कुछ कम हो जाएगा। कम होने से धारिता भी आपकी बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धारिता निर्भर नहीं करती है, धारिता। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। निर्भर नहीं करती है, ये आप सीख गए। पहला आवेश पर, दूसरा चालक पर, आवेश पर, है ना, चालक पर आवेश। दूसरा चालक के विभव पर, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। और तीसरा चालक की स्थितिज ऊर्जा पर, इस पर भी वो निर्भर नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर, विभव पर और स्थितिज ऊर्जा पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैंने काफ़ी काम की बताई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग संधारित्र। सबसे इम्पोर्टेंट कहानी अब चलेगी आपकी। इसे कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कैपेसिटर। थोड़ा याद रखिए, अच्छा रहता है। एक संधारित्र क्या होता है ना। तो इसके लिए कुछ बातें। संधारित्र वही, यह दो चालक प्लेटों से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, दो चालक प्लेटों से बना हुआ होता है। पहली बात, दो चालक धातु को पास में रखते हैं, ठीक है। दो चालक धातु होगी, वो किसी प्रकार की हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, गोलीकार भी हो सकती है। तो दो चालक धातुओं को पास में रखते हैं। दूसरा, दोनों चालक धातु संधारित्र की दोनों चालक धातुओं पर विपरीत आवेश होता है। क्या होता है बेटा, दोनों चालक धातुओं पर विपरीत आवेश होता है। तीसरा, दोनों चालक धातुओं के मध्य ऊर्जा संग्रहित होती है। दोनों चालक धातुओं के मध्य ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला, Q बराबर CV से हम लोग धारिता निकाल लेते हैं। C बराबर Q बाय V, जहाँ V विभवांतर है दोनों चालकों के, दोनों चालक धातुओं के मध्य विभवांतर है। V क्या है, दोनों चालक धातुओं के मध्य विभवांतर है।
ठीक है। और Q क्या है? चालक धातु पर, हाँ अगला यहीं पर देख लो 5वां, जहाँ Q धनात्मक चालक धातु का आवेश है। तो धनात्मक चालक धातु का आवेश है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संधारित्र दो प्लेटों का बना होता है। किसका बना होता है? दो प्लेटों का बना होता है, दो धातुओं का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की दोनों प्लेटों, दोनों धातुओं के मध्य कुचालक या परावैद्युत पदार्थ होता है। संधारित्र की दोनों धातुओं के मध्य कुचालक या परावैद्युत पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये संधारित्र के बारे में कुछ बातें बताइए। और 7वां, चालक धातुओं के आकार पर चालक धातुओं के आकार के अनुसार संधारित्र का नाम दिया जाता है। अब कौन कौन से नाम दिए जाते हैं जो खास से बता दूं मैं। समानांतर पट्टी का संधारित्र, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा, बेलनाकार संधारित्र, मतलब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अभी हम इन सबकी कैपेसिटेंस धारिता निकालेंगे। और भी हैं गोलाकार संधारित्र, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संधारित्र आपको यहाँ पर बताए हैं। अब एक एक करके हम लोग लेंगे और इनकी धारिता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र। बिल्कुल आसान सा काम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखना, बहुत यही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दो प्लेट लेते हैं हम लोग पैरेलल, एक ये ले लिया आपने और एक प्लेट आपने ये ले ली। ठीक है, इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया भी ए हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी। तथा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज तथा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। डन एकदम से। एक पर आ जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर आ जाएगा आपका माइनस क्यू चार्ज। ओके ओके, इसकी धारिता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी धारिता निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के बीच में इस तरफ होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल इस तरफ होगा। ओके, इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर और इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर। मान लेते हैं सिग्मा आवेश घनत्व है। क्या है बेटा? सिग्मा आवेश घनत्व। तो वहाँ पर पहली प्लेट पे सिग्मा कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। चालक प्लेट है तो क्यू बाई ए। इस पर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाई ए। ठीक है, तो दूसरे पे हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए। कोई बात नहीं। इस चालक प्लेट की वजह से मिड वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दो होंगे। एक होगा प्लस क्यू की वजह से क्यू बाई ए, सॉरी
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अतः दूसरा होगा माइनस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन इधर ही होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन काम में नहीं लिया। दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों के प्लेटों के बीच में ई नेट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आप जो ई नेट है इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, विभवांतर मान लेते हैं दोनों के बीच में वी है। वी क्या है, विभवांतर। वी क्या है बेटा, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, सुनना बात। ई नेट बराबर, तो वी बराबर कितना होता है, वी बराबर ई नेट इंटू डी हो जाएगा। अब वी बराबर ई नेट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू बताओ, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। हो गया ये। अब आप जानते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ क्यू आ जाएगा, तो v बाई क्यू बराबर d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और v बाई क्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई सी, तो c बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपके सामने आ गई है। यह किस पर निर्भर कर रही है, यह प्लेट के एरिया पर निर्भर कर रही है। और किस पर निर्भर कर रही है, यह इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर किस पर निर्भर कर रही है, ये इसके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगी। आप देखिए इस कैपेसिटर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये यहाँ प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, डिस्टेंस डी, और इसका प्लेट एरिया कितना हो जाता है, ए हो जाता है। तो C बराबर आ जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि बीच में माध्यम है कुछ, तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। इस प्रकार से आप इसकी धारिता आराम से निकाल सकते हो। जहाँ पर ए एरिया क्या है, देखो ए स्पेशल चीज़ है। ए एरिया क्या है, ओवरलैपिंग एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है वेयर ए इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे आप, अतिव्यापित क्षेत्रफल। ओवरलैपिंग एरिया मतलब ऐसा मत कर देना, जैसे मान लो ये है और एक ये है, इसका एरिया भी है, इसका एरिया भी है, लेकिन यदि यहाँ से यहाँ तक का एरिया a/2 है, तो आपका जो कैपेसिटेंस आएगा वो एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन डी आएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, जहाँ पर ए क्या है आपका अतिव्यापित क्षेत्रफल। ओके, ओवरलैपिंग एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हुआ आपका समानांतर प्लेट संधारित्र। इसकी धारिता को आपको याद रखना है। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, डी को घटाकर, कैसे बढ़ाई जा सकती है, ए को बढ़ाकर, और कैसे बढ़ाई जा सकती है, और इसके बीच में माध्यम को डालकर। इसमें जैसे कुछ अलग पदार्थ या कुछ माध्यम डालेंगे आप लोग, तो उसकी धारिता एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5, 10, 15 गुना ये आराम से हो जाती है। तो इसके अंदर एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, आप ये देखिए, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया बेटा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। ये नेट विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं नेट विद्युत क्षेत्र की बात। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, तो अब इसके अंदर यह एनर्जी स्टोर हो जाती है, किस रूप में हो जाती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्लेटों के बीच ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। हो गया आसान सा काम। आगे देखेंगे हम लोग कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है, वो भी हम लोग इसके अंदर आगे जाकर
पढ़ेंगे कितनी ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पर निर्भर कर रही है, आपने देखा C एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, ठीक है। यदि D को घटाओगे तो C बढ़ेगा, A को बढ़ाओगे तो भी C आपका बढ़ जाता है, मतलब बाकी चीज़ों को नियत रखते हुए ये करो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किस पर निर्भर कर रहा है, C निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर। और अगला पहला, दूसरा माध्यम पर, तीसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पर, इन सब पर यह निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब अपन अगला पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए क्या होता है, कोई धारणा क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है। ये एक छोटा बेलन है, अंदर चालक होगा, ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। इसकी रेडियस हो गई A। एक और दूसरा इसके ऊपर बेलना का सिलेंडर है, उसकी रेडियस हो जाती है B तथा इसकी लंबाई हो जाती है L। बाहर वाले को अर्थ कर दिया जाता है, अंदर वाले पर प्लस चार्ज दे दिया जाता है। अर्थ करने का मतलब वहाँ केवल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। तो इसके चारों तरफ ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी इसके अंदर। तो अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैसे निकालें कि सर यहाँ से स्मॉल r पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो आप। तो अपन जानते हैं P बिंदु पर r लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू होता है 2K लेमड़ा बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr। ओके, E और dr सेम डायरेक्शन में है, तो dV बराबर माइनस 2K लेमड़ा अपॉन R, और dr कितना हो जाएगा आपका। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। dr हो जाएगा। अच्छा, लेमड़ा क्या है, चार्ज डेंसिटी, ये प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, लंबाई L है, तो चार्ज डेंसिटी जो लेमड़ा है वो कितनी हो जाएगी आपकी, Q बाई L। अब देखिए आपको इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ, dV इक्वल टू माइनस 2K लेमड़ा बाई R dr इंटीग्रेशन। ये A है तो ये VA हो जाएगा, ये B है तो ये VB हो जाएगा। मतलब ये B प्लेट है, इसका पोटेंशियल VB लिख दिया, ये A प्लेट है, इसका पोटेंशियल आपने VA लिख दिया। इंटीग्रेट करो, ये VB माइनस VA हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2K लेमड़ा R का हो जाएगा ln R, और ये लिमिट लग जाएगी A से B। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, आपको लिखना होगा वो VA माइनस VB, तो ये माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा 2K लेमड़ा ln स्मॉल r B बाई A। ये अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो आपको क्या निकालना है, लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया,
वी ए बी डेल्टा वी 2K लेमड़ा कितना हो गया Q बाई एल, ये हो गया एल एन बी अपॉन ए। ये Q यहाँ आ जाएगा नीचे, तो डेल्टा वी ए बी अपॉन Q बराबर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी अपॉन ए। ये आंसर आ जाए, इसका उल्टा कर दोगे तो Q अपॉन वी ए बी बराबर हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम कट जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। इसे आप आराम से देख सकते हैं। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिंपल कैलकुलेशन ही किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट, बेलनाकार नहीं गोलाकार गोलीय कोश सकेंद्रीय गोलाकार कोश की धारिता, यह भी इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट याद रखेंगे इसका भी आप लोग। देखिए, एक सर्कल ये है, रेडियस कितनी हो गई R1, एक ये है, रेडियस कितनी हो गई R2। अब आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना। और इसको आप अर्थ कर दोगे तो जो बाहर पॉजिटिव आएगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस Q चार्ज हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के बीच में होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो यहाँ पर एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। हमें पता है डायरेक्टली, देखो यहाँ पर जो बाहर वाला जो पोटेंशियल है वो 0 है, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो A पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, और VB कितना हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि इसको अर्थ किया हुआ है। ये लिखना आता है आपको, है ना, इसकी वजह से एक बाहर वाले की वजह से आएगा। तो VA माइनस VB, तो डेल्टा VAB कितना हो गया KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, थोड़ा यह K यहाँ आ जाएगा, तो डेल्टा AB बाई Q यहाँ आ जाएगा, K ये हो जाएगा बेटा आपका R1 R2, Q हो जाएगा R2 माइनस R1। अब आप देख सकते हो उल्टा कर दो, इसे जस्ट अपोजिट करने पर क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा VAB ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1, और ये कितना है कैपेसिटेंस C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और ये आपका बेलनाकार सकेंद्रीय गोलाकार गोलीय कोश की धारिता, आपको इसको याद में रखना है। एक चीज़ और पढ़ाता हूँ मैं आपको इसमें आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन ले। कभी कभार ऐसे आ जाए, मान लो ये प्लेट है और एक प्लेट ये, यहाँ पर 2Q दे दिया, Q दे दिया, सर अब कितनी इसकी धारिता आएगी, है ना, और कितना चार्ज होगा। तो आप जानते हो इन दोनों प्लेटों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2Q और Q कितना 3Q, 3Q बाई 2, 3Q बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस Q बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस Q बाई 2। ये चार्ज आपको डिवाइड करना आता है। डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, डी एरिया कितना है, एरिया ए है, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे अब आप। तो देखिए आप तुरंत बोलेंगे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कितनी Q बाई 2A, क्योंकि एरिया कितना आ गया, अंदर का लेना है आपको, बस अंदर की प्लेट का ही चार्ज लेना है आपको, तो आपने ये ले लिया। तो अब आपका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा E इंटू डी,
तो पोटेंशियल डिफरेंस ई कितना हो गया बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। वी बराबर सिग्मा कितना लिखोगे अब आप, सिग्मा लिखोगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब आपको लग रहा होगा 2 का फैक्टर आ गया है ना, जबकि 2 का फैक्टर नहीं आया क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करती ही नहीं कैपेसिटेंस। कैसे सर, वी अपॉन क्यू बाई 2 लूँगा मैं यहाँ पर, डी अपॉन, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, जितना चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर वही लेना होता है। तो क्यू बाई 2 अपॉन वी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यह चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, आधी मत कर देना, चार्ज आधा होगा तो ये आधी हो जाएगी, ठीक है, एकदम क्लियर। तो कभी इस तरह से आ जाए तो चार्ज को डिवाइड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, अब देखो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, आप इस बात को देखो। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, मान लो ये एक संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, समझना बात को, मैंने यही कहा था संधारित्र क्या होता है, उसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, संधारित्र नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। इसके ऊपर मान लो किसी समय चार्ज क्यू है, इसके ऊपर माइनस क्यू है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस समय V है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बस ठीक है सर, हो जाएगी। अब आप देखिए इसका कैपेसिटेंस C है, तो संधारित्र की धारिता कितनी है, धारिता C है, C बराबर कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, अभी इस समय धारिता पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू में क्या आ जाएगा रिलेशन, क्यू बराबर CV हो जाएगा। मान लो यहाँ से आपने DQ चार्ज लिया, कितना चार्ज लिया, DQ चार्ज। छोटे से चार्ज को जब आप नेगेटिव चार्ज से ले जाकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाओगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क किया आपने वो कितना किया आपने, वो आपने वर्क किया आपने W बराबर DQ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युतिकी में। V की वैल्यू डालो यहाँ पर, dW बराबर DQ, V की वैल्यू Q बाई C। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ये हो जाएगा DQ, इंटीग्रेट कर दो 0 तक टोटल चार्ज Q तक, तो W बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा दो, 0 से Q तक लिमिट लगा दो, जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, Q स्क्वायर बाई 2C। और यही वर्क डन स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है कैपेसिटर में। यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संधारित्र में संचित हो जाता है, ठीक है। तो यही एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब जानते हो क्यू बराबर सी वी, तो हाफ सी वी स्क्वायर बाई सी, यानी कि हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी से सी कट गया, कितना हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। और फिर आप इसको आगे लिख सकते हो हाफ सी वी इंटू वी, हाफ सी वी बराबर क्यू वी। तो एनर्जी की 3 फॉर्म लिख दिया आपने, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी बराबर हाफ सी वी स्क्वायर बराबर हाफ क्यू इंटू वी। यह एनर्जी इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और ये दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इसमें जो एनर्जी संचित होगी वो हो जाएगी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर। सी का मान पता है, वी का मान पता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी ये आपको पता लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही मान लो एक कैपेसिटर है और ये 10 वोल्ट इन दोनों प्लेटों के बीच में लगा दिया आपने। यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, आप कहोगे बहुत सिंपल सर, हाफ क्यू इंटू वी। हाफ क्यू कितना 2 माइक्रो, वी कितना 10, 2 से 2 गया, कितना हो गया 10 माइक्रो जूल। तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन आराम से। यहाँ पर ये मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ पर अब जैसे मान लो क्या धारिता दी हुई है C बराबर 2 माइक्रो
फेरेड। अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर सिंपल हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी कितना 2 माइक्रो, माइक्रो का ध्यान रखना हो, वी कितना हो गया 100, 2 से 2 गया तो 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो गई। और यदि मैं एक और चीज़ लेता हूँ, ये कैपेसिटर है और ये कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया आपका, 10 वोल्ट नहीं दिया उसने, मान लो C बराबर 2 माइक्रो फेरेड दिया और Q बराबर आपको दिया 2 माइक्रो कुलाम, Q बराबर -2 माइक्रो कुलाम। अब आप देखिए यहाँ कितनी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर बाई V, यानी कि हाफ Q स्क्वायर कितना हो गया 4 माइक्रो 10⁻⁻12 और वोल्ट कितना हो गया आपका Q स्क्वायर बाई 2C कितना हो गया आपका 2 4 यानी कि 10⁻12 जूल, ये एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रकार से एनर्जी इसमें निकाल सकते हैं। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, अब देखो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ये आपका संधारित्र, ये कैपेसिटर C, ये पोटेंशियल V, ओके, इसमें ऊर्जा घनत्व कितना स्टोर होगा, तो आप जानते हो, देखो ऊर्जा देखते हो इसमें ऊर्जा कितनी होती है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। हम जानते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा आपका, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की डी है, प्लेट एरिया कितना है ए है, सी बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी बराबर कितना हो जाएगा ई इंटू डी। ऊर्जा घनत्व कितना होता है, फटाफट बोलो, ऊर्जा घनत्व डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा अपॉन वॉल्यूम, ऊर्जा कितना हाफ सी वी स्क्वायर, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका ए इंटू डी, इसका वॉल्यूम ए इंटू डी, तो हाफ सी कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। डी AD नीचे है और V कितना हो गया ED, E स्क्वायर D स्क्वायर ए से A गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व है। याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर देना है कि एक संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ पर E क्या है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या निकालते हैं, जैसे मान लो धारिता की गणना करना है, धारिता की कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो धारिता की गणना कैसे करो, गणना करना वैसे अपन कर चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार हल्का सा प्रोसेस बता दूं मैं, कुछ नहीं है, एक ही प्रोसेस है, एक ही। तो 2 समविभव पृष्ठ, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 समविभव पृष्ठ के बीच का विभवांतर निकालिए। कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान लो ये 2 प्लेटें हो गई, इनके बीच का विभवांतर ये A है ये B है, तो आपको VA माइनस VB निकालना होगा, ये प्लस Q ये माइनस Q कितना आएगा। मान लो जैसे आपका एक ये सिलेंडर था, ये गोलाकार था, ये A है ये B है, तो ये VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा ये प्लस Q ये माइनस Q, तो VA माइनस VB आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको निकालना आता है, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सीख चुके हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, dV इजिकल टू माइनस E डॉट dr, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। और इंटीग्रेशन कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका VA माइनस VB बराबर E डॉट, या फिर आप इसको सीधा डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dr लिख देंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो Q बराबर C डेल्टा V, देखो डेल्टा V को आप V लिखते हो, डेल्टा V अब इसमें Q बराबर CV लिखते हैं ना, जो ये V है वो डेल्टा V है,
केवल v लिखते हैं अपन, जो v है वो डेल्टा v है असल में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, धारिता निकाल लोगे, C बराबर Q बाय V करके आप यहाँ से धारिता निकाल लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग धारिता की गणना कर लेते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, ऊष्मा की गणना करना, कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई ये आपको निकालना है, ठीक है। अब ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, जैसे मान लो कोई एक बैटरी है, तीन चार बातें बताऊंगा मैं, ध्यान देना। ये बैटरी है आपकी, वो बैटरी का पोटेंशियल V और इसकी एनर्जी Q, इसमें चार्ज कितना निकला, सॉरी Q। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने किया Q इंटू V, ओके। ये वर्क डन बाय बैटरी, वर्क बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगर मान लो ऐसे आ जाए, V चार्ज जो है वो बैटरी के अंदर जाना है, तो W बराबर QV, ठीक है। लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन। ये बैटरी पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, निरावेशित हो रही है, यहाँ पर निरावेशन हो रहा है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं निरावेशित, और ये हो रही है आवेशित, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये है आपकी यहाँ पर डिस्चार्जिंग, ठीक है। और ये है आपका चार्जिंग, आवेशित मतलब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, यहाँ पर बैटरी को आप डिस्चार्ज कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली तो हमेशा यही होता है कि बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ से आवेश निकलता है, यदि बैटरी के अंदर आवेश जाए तो बैटरी पर कार्य किया जाता है और बैटरी चार्ज हो रही होती है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, ओके। दूसरा, कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये कैपेसिटर है आपका, C पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV² हो जाएगी, या हाफ QV हो जाएगा, या हाफ Q² बाय C हो जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको ये याद रहे। तो ये किसमें होगा, कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा हो जाती है। तो अब आपका हीट कितना हुआ, तो आपका जो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा वो कितनी होगी, वो होगी बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य माइनस संधारित्र में अंतिम ऊर्जा, माइनस संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा, ओके। ये ऊष्मा हो गई आपकी, ऊष्मा बराबर बैटरी के द्वारा किया गया कार्य माइनस संधारित्र में अंतिम ऊर्जा माइनस संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा। इससे आप आराम से ऊष्मा की गणना कर लेंगे, इससे आप आराम से ऊष्मा की गणना कर लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन ऊष्मा की गणना करने के लिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, कैपेसिटेंस C, बैटरी V। तो बताइए यहाँ पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, एक निरावेशित, एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब देखो इसमें क्या प्रोसेस हो रहा होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, ठीक है सर। यहाँ से आवेश Q जाएगा, जाते 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 यहाँ आवेश Q आ जाएगा, यहाँ से आवेश निकलेगा और यहाँ पर आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये V, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर माइनस Q की। अगर आप इसे 0 मानोगे तो ये V, ये 0 और ये V हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर अब पूर्णतया चार्ज हो गया। जिस समय कैपेसिटर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का जाना यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, V आ गया। कितना आ गया, V आ गया। तो एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर कितनी आएगी, हाफ CV²। और देखो यहाँ से चार्ज कितना आ गया, Q गया। अब आप बताओ मुझे बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, Q इंटू V। Q बराबर कितना होता है,
सी वी, क्योंकि यहाँ से क्यू बराबर कितना आएगा आपका सी वी आएगा, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया सी वी इंटू वी, मतलब सी वी स्क्वायर। अगर मैं उष्मा की गणना करूँ तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस कैपेसिटर के अंदर अंतिम ऊर्जा माइनस कैपेसिटर के अंदर प्रारंभिक ऊर्जा, वर्क डन बाय बैटरी सी वी स्क्वायर माइनस अंतिम ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर, प्रारंभिक 0 थी तो यह आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा खर्च हुई वो कितनी हुई सी। अब सी वी स्क्वायर उष्मा ऊर्जा कहाँ पर गई, मतलब इसमें कितनी स्टोर हो गई सी वी, हाफ सी वी स्क्वायर। इसने कितना वर्क किया सी वी स्क्वायर वर्क किया, तो हाफ सी वी स्क्वायर। इन तारों के अंदर जो रजिस्टेंस था उसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल गई, आई स्क्वायर आर की फॉर्म में ऊर्जा बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आप देखेंगे तो ये तार थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से प्रैक्टिकल पे जाओ तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये कैपेसिटर है 2C और यहाँ पर एक बैटरी है 4 वोल्ट, ठीक है। अभी कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जैसे ही मैं कैपेसिटर को इस बैटरी के द्वारा जोड़ दूंगा तो बताइए इस कैपेसिटर के अंदर कितनी ऊर्जा, सॉरी इस सर्किट के अंदर इस परिपथ में कितनी ऊष्मा की हानि होगी। क्या निकालना है, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। तो हमें ये करना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है। देखिए ये कैपेसिटर आपका, ये 2C, यहाँ पर आपकी बैटरी 4 वोल्ट की, चार्ज यहाँ से क्यू जाएगा तो यहाँ चार्ज क्यू आ जाएगा, यहाँ चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 0 कब तक चार्ज आएगा जब तक कैपेसिटर पर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब आप मुझे बताइए एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में हाफ 2C 4V का स्क्वायर, कितनी हो गई हाफ इंटू 2C इंटू 16V स्क्वायर, इससे ये गया कितना हो गया 16CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना Q इंटू 4V, और Q बराबर कितना है यहाँ पर 2C इंटू 4V यानी कि 8 वोल्ट, ध्यान रखना। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया आपका Q की जगह 8V, ठीक है। तो कितना हो गया आपका वर्क डन बाय द बैटरी 8C इंटू 4V, कितना हो गया 32CV स्क्वायर 2V, 32CV स्क्वायर। तो हीट कितनी हो जाएगी आपकी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, वर्क डन बाय बैटरी कितना 32CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर 16CV स्क्वायर माइनस 0, तो कितना हो गया 16CV स्क्वायर। मतलब जो बैटरी वर्क कर रही है उसकी आधी एनर्जी उष्मा के रूप में बाहर निकल जा रही है। बैटरी ने कितना वर्क किया यहाँ पर 32CV स्क्वायर वर्क किया, और कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी बाहर निकल जाएगी 16CV स्क्वायर एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उष्मा की गणना करना आसान काम है। आगे बढ़ते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैपेसिटर C है और यहाँ पर एक पोटेंशियल V है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच S1 है और यहाँ पर पोटेंशियल 2V है और यहाँ पर स्विच, ओके। ये एक सर्किट है। तो मतलब पहले आपने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया, पहले आपने क्या किया कैपेसिटर को आवेशित किया, उसके बाद आप S1 हटा दोगे और S2 लगा दोगे, तो उसके बाद आपकी एनर्जी कितनी, इसमें ऊर्जा का हानि कितनी हुई आपको ये निकालना होगा। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, तो आप देखिए यहाँ पर 2 सर्किट आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला सर्किट और एक ऊपर वाला सर्किट। अभी नीचे वाले सर्किट का कोई काम नहीं है, तो मैं केवल ऊपर वाला सर्किट काम में लेता हूँ। देखो एक एक स्टेप करते हैं। जब ऊपर वाला आप सर्किट काम में लोगे तो क्या होगा, ये V है ये C है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, और चार्ज कितना गया Q गया, और Q बराबर कितना हो जाएगा CV। इन सेकंड केस ये इनिशियल एनर्जी होगी, इन सेकंड केस इसी कैपेसिटर को अब
है ना। आप किससे जोड़ देते हो बेटा, 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हो इसी कैपेसिटर को। तो जब 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ोगे तो क्या होगा, अब आप ये S1 हटा दोगे, क्या कर दोगे आप, S1 हटा दोगे, तो ये 0, ये 2V, ये 2V और ये कितना हो गया 2V। यहाँ पर से चार्ज कितना गया बेटा, Q डैश गया, यहाँ चार्ज कितना आ गया Q डैश, यहाँ चार्ज कितना आ गया -Q डैश आ गया। ओके, तो अब आप देखिए एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी होगी हाफ C2V का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 4CV स्क्वायर, मतलब ये 2CV स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और देखो Q डैश कितना हो गया, अब Q डैश कितना हो गया, Q डैश बराबर C इंटू 2V यानी कि 2CV हो गया आपका, और वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया। अब देखिए आप, इंपोर्टेंट चीज यहीं पर ही आएगी। ओके, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आवेश, बैटरी से आवेश कितना गया 2V वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, Q बैटरी से कितना जाएगा Q डैश माइनस Q डैश 2CV और Q कितना था आपका CV, तो बैटरी से कितना आवेश गया बेटा, इससे QV ही जाएगा, क्या जाएगा केवल CV ही जाएगा, क्योंकि पहले CV जा चुका था। अब कितना Q डैश कितना है 2CV आया हमारे पास असल में, लेकिन पहले CV जा चुका था, तो अब 2CV है, तो समय गया कितना CV ही गया। तो आप देखिए वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा आपका CV इंटू 2V यानी कि 2CV स्क्वायर, कितना हो गया आपका ये 2CV स्क्वायर। तो हीट कितनी हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर 2CV स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ऊष्मा ऊर्जा की हानि कितनी हो जाएगी इस प्रोसेस में, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हाफ। जब आप S1 को हटाकर S2 को लगाते हैं तो ऊष्मा की हानि हाफ CV स्क्वायर आएगी, जब आप S1 को हटाकर S2 को लगाते हैं तो ऊष्मा की हानि कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर आ जाएगी। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 2 आवेशित संधारित्र को जोड़ने पर आवेश का वितरण और ऊर्जा की हानि। ठीक है, देखना बहुत बढ़िया चीज है। एग्जाम्पल से लूंगा मैं यहाँ पर, एक कैपेसिटर है मान लो, ठीक, ये मान लेते आवेशित है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल है इसका 2 वोल्ट। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो जो आवेश कितना हो जाएगा Q बराबर CV यानी कि 4 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ आ जाएगा -4 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब आप देखिए इसमें प्रारंभिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है 2 माइक्रो, V कितना है 4, इससे ये गया 4 इंटू 10 या 4 माइक्रो जूल कर लो बस आप, तो 4 माइक्रो। ये एक कैपेसिटर है। दूसरा कैपेसिटर ये है C, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब पोटेंशियल बराबर 0 है, इस पर कोई एनर्जी नहीं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा, C का मान मान लो आप यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड, 4 की जगह 2 ले लो, 2 माइक्रो 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये तो है आपका 2 माइक्रोफेरेड का और ये है आपका 6 माइक्रोफेरेड का। इस पर पोटेंशियल पता है आपको कितना है 2 वोल्ट। अब इन दोनों को आपको समानांतर क्रम में जोड़ना है। क्या करना है, समांतर क्रम में। आपने इसको इससे जोड़ दिया और आपने इसको इससे जोड़ने पर क्या होगा बताओ आप मुझे।
यहाँ पर पोटेंशियल 0 था, यहाँ पर 2 वोल्ट था, धीरे धीरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर कितना चार्ज था? 4 माइक्रोकुलाम। यहाँ कितना है? -4 माइक्रोकुलाम। कुछ समय बाद यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाए, यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगला डायग्राम बना दो, वो डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ मैं आपको। ये होगा टोटल मिला के, यहाँ से चार्ज निकला 4 माइक्रोकुलाम माइनस Q, तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा। ये 6 माइक्रोफेरेड और ये कितना हो गया आपका 2 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों देखो, जैसे जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, कब तक होता रहेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? जब तक दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर बराबर हो गया। ऊपर वाले पर पोटेंशियल लिखो, कितना हो जाएगा? Q बराबर CV। क्या होता है? Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C। ऊपर वाले पर पोटेंशियल लिखो, V डैश बराबर Q कितना है? 4 माइनस Q बाई 2। ओके, और नीचे वाले पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? उसी के बराबर, ये देखिए Q बाई 6। इन दोनों को सोल्व करो, इससे 3 से मल्टीप्लाई, 12 माइनस 3Q बराबर Q, ये कितना हो गया? 4Q बराबर 12, यानी Q बराबर 3 माइक्रोफेरेड आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? 3 माइक्रोफेरेड का चार्ज यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गया। आ गया। अब मैं इसको देखो रब कर रहा हूँ, उस डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूँ थोड़ा सा। अब जो फाइनल होगा आपका, वो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा आपका सर, फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा -1 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 3 माइक्रोकुलाम, ये -3 माइक्रोकुलाम। ये 6 माइक्रोफेरेड है और ऊपर वाला 2 माइक्रोफेरेड है। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V डैश की वैल्यू, अगर Q बराबर 3 है तो V डैश कितना हो जाएगा? V डैश बराबर Q बाई 6 था, और Q कितना है आपका? 3 बाई 6, यानी कि ये 1/2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा V डैश? V डैश आ जाएगा हमारे पास 1/2 वोल्ट। एकदम क्लियर बात? ओके, तो ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो आपसे पूछा कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप कह सकते हो कि सर 3 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो हुआ। नॉट द फेरेड, इज द माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो हुआ। डन एकदम से। तो ये बात आपको यहाँ पर एकदम से क्लियर होगी। एक बात और बताऊँ मैं, देखो ये दोनों प्लेटें पहले आइसोलेटेड थी। क्या थी? आइसोलेटेड। कौन सी दोनों प्लेटें? ये दोनों। इन पर पहले 4 माइक्रोकुलम आवेश था, ठीक है। अभी भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो आप देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी भी 1 और 3 कितना है? 4 माइक्रोकुलम आवेश है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि। अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें टोटल ऊर्जा कितनी है? ऊपर वाले में ऊर्जा और नीचे वाले में ऊर्जा। ऊपर वाले में 1/2 C कितना है? 2 V कितना है? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस नीचे वाले को देखो 1/2 C कितना है? 6, 1/4। 2 से 2 चला जाएगा आपका, 2 से 3 बार चला जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बाद वाली? 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4 यानी कि 1 माइक्रो जूल। ये इतनी एनर्जी आ गई फाइनल। और ये E इनिशियल कितनी थी आपकी? E इनिशियल 1/2 CV स्क्वायर था, 1/2 C कितना था? V स्क्वायर 4, यानी कि 4 माइक्रो जूल एनर्जी थी। तो ऊर्जा की हानि कितनी हुई? E इनिशियल माइनस E फाइनल। E इनिशियल कितना हो गया आपका? 4 माइक्रो जूल। इनिशियल कितना हो गया? 1 माइक्रो जूल। सोल्व किया आपने 3 माइक्रो जूल। तो आपकी ऊर्जा की हानि कितनी आ गई? 3 माइक्रो जूल ऊर्जा की हानि यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे अपन खूब सारे एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल ले लेकर इन चीज़ों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक, 4 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटर दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड, 4 वोल्ट दे दिया।
ओके, इसको एक दूसरे कैपेसिटर जिस पर पोटेंशियल कितना है कुछ भी नहीं पता, C कितना है, पोटेंशियल 0 है और C है इसका 2 माइक्रो, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो बताओ ये कि ऊर्जा की हानि और आवेश का वितरण कितना होगा। तो सबसे पहला डायग्राम बनेगा आपका, जो बनेगा कि सबसे पहले ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा। ये देखो Q बराबर CV 16 माइक्रो कूलाम माइनस 16 माइक्रो कूलाम। अब जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे ऐसे, तो आप देखिए यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा, मान लो Q चार्ज निकला तो यहाँ कितना आ गया, Q चार्ज आ गया। एक नया पोटेंशियल आ जाएगा 0 और V डैश, तो दोनों पर एक समान होगा। इसकी धारिता कितनी है 4 माइक्रोफेरड और इसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरड। अब दोनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल बराबर होगा, क्या होगा, दोनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो तो बराबर करो, ऊपर वाले पर V डैश बराबर Q बाई C 16 माइनस Q बाई C और नीचे वाले पर Q बाई 2। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, इससे ये 2 टाइम 16 माइनस Q बराबर 2Q यानी कि 3Q बराबर 16 यानी Q बराबर 16 बाई 3 माइक्रो कूलाम। इतना चार्ज फ्लो हो गया। तो फाइनल चार्ज क्या आ गया। अब आप देखो फाइनल चार्ज की बात करो आप, तो देखो फाइनल चार्ज कितना आ गया, यहाँ आ गया 16 माइनस 16 बाई 3 और नीचे भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 बाई 3 माइनस 16 बाई 3 और ऊपर आ जाएगा 32 बाई 3 माइक्रो कूलाम में, सब ध्यान रखना, माइनस 32 बाई 3 माइक्रो कूलाम और माइक्रो कूलाम। और पोटेंशियल कितना आ जाएगा V डैश, तो V डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर CV, V डैश बराबर Q बाई 2। ठीक, Q कितना है 16/3 इंटू 2 यानी कि 8/3 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये 8/3 वोल्ट आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 8/3 वोल्ट। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रो धारिता, और इसकी धारिता कितनी थी 4 माइक्रोफेरड। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी E फाइनल बराबर हाफ CV स्क्वायर, ऊपर का लिखो हाफ CV स्क्वायर कितना 8/3 प्लस हाफ C दूसरे का 2V कितना हो गया 8/3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 3 64/9 यानी कि 64/3 माइक्रो जूल। ठीक, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ बात करो आप, ई इनिशियल कितनी आ जाएगी इसकी ई इनिशियल आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर, 2 से कितनी बार 2 बार यानी कि 32 माइक्रो जूल। कितनी आ गई 32 माइक्रो जूल। तो एनर्जी कितनी हो गई आपकी हीट लॉस ई फाइनल माइनस ई सर यानी कि 32 माइनस 64/3 माइक्रो जूल। इसे सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर 3 दूना 6 3 3 9 96 माइनस 64/3 यानी कि ये हो गया 32/3 माइक्रो जूल। इस प्रकार से आप आराम से हीट लॉस और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर और एग्जाम्पल अपन लेंगे अब, और धीरे धीरे इन्हें और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। अब अपन आगे जाके इसको चार्ज लिया तो इसको भी चार्ज लेंगे, प्लेटों को बदलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल कर करके अपने समझते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।